नमस्कार, मैं हूं रोहित झा। इंडिया अहेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन भर की 4 बड़ी खबरों का। वे खबरें जो आज सुर्खियों में रही और जिन पर देश भर की नजरें बनी हुई है। इन खबरों के ताजा अपडेट के लिए 4 शहरों से हमारे 4 रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शाम के 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का सफर। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसमें कार्यवाही के दूसरे दिन सरकार का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिस पर चर्चा के दौरान आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर अपने चचा को गच्चा देने का आरोप लगाया। दूसरी खबर में बात करेंगे केरल के वायनाड में आई आसमानी आफत की, जहां हम जानेंगे कि कैसे तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 73 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद खबर झारखंड के चक्रधरपुर से, जहां आज हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उलट गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और आखिर में हम बात करेंगे कि देश भर में बेसमेंट में चल रही कोचिंग पर प्रशासन जिस प्रकार से एक्शन ले रहा है उसके ऊपर। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात यूपी की चच्चा गच्चा पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं यूपी विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन रोचक नजारे देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया। शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा, आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाता है क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। शिवपाल और अखिलेश पर सीएम के इस तंज से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। वहीं सीएम के गच्चा के बयान पर शिवपाल कहां खामोश रहने वाले थे, वो भी कुर्सी से खड़े हो गए और कहा कि हमें गच्चा नहीं मिला है, माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं। वहीं शिवपाल ने कहा, 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, गच्चा तो आपने भी दिया। अब देख लीजिए 2027 में सपा फिर से आएगी। शिवपाल ने फिर सरकार में हो रही खींचतान को लेकर योगी पर पलटवार किया। कहा, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। शिवपाल के इस बयान पर योगी भी मुस्कुरा दिए। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने अपने चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने धोखा नहीं दिया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को धोखा दिया है। अब सवाल यह है कि यूपी का कौन किसको गच्चा दे रहा है। तो सदन में आज भाजपा की तरफ से जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और तंज कसते हुए शिवपाल यादव पर उन्होंने निशाना साधा, और इसके अलावा माता प्रसाद पांडे को कहा कि सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं, आपने चाचा को गच्चा दे दिया। जिसके बाद में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। चलिए आपको हम सुनवाते हैं इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। ने कहा कि सिर्फ चाचा को धक्का गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रही होगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जब इन्होंने कहा कि चचा को गच्चा दे दिया गया, तो इस पे अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। जहां शिवपाल यादव ने कहा कि गच्चा तो आपने भी हमें दिया था, तो इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आपने दिल्ली को गच्चा दिया है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम आई, उसको लेकर भी शिवपाल यादव ने कहा था क्योंकि आपने हमें गच्चा दिया, इस वजह से आपकी सीटें घटी है। तो आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ हमलावर होते हुए दिखे और उसके बाद में शिवपाल यादव को उन्होंने टारगेट किया,
और थोड़ी ही देर बाद जवाबी में शिवपाल यादव ने भी उन पे बयानबाजी की और उन्हें कहा कि आपकी तरफ से भी हमें गच्चा दिया गया, धोखा दिया गया। तो माता प्रसाद पांडे को जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया और योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया था माता प्रसाद पांडे को और उनको जिस प्रकार से बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष, उसको लेकर उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव को एक बार फिर से गच्चा दे दिया गया है। क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि अखिलेश यादव के बाद जब अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे वो कहीं ना कहीं यादव परिवार से ही होगा और शिवपाल यादव होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। अकील जी, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि चाचा को गच्चा दे दिया गया, वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि गच्चा तो आपने भी दिया है। अब सवाल ये बनता है कि किसने किसे गच्चा दिया है, यानी किसने किसे धोखा दिया? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं जो मानसून सत्र का शुरुआत हुई है वो एक दूसरे से कटाक्ष हो रही है। आज जब सदन में, मैं इसी सदन में हूँ, मौजूद हूँ, इस सदन में जब मुख्यमंत्री और शिवपाल सिंह यादव के बीच में कहासुनी चल रही थी, जब एक दूसरे पे बात कर रहा था तो एक दूसरे पे कटाक्ष करते नजर आए। हालांकि देखिए, विपक्ष अभी माता प्रसाद पांडे ने जब कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई आरोप लगाना होता तो आप सीधे डाल देते हैं कि विपक्ष ने किया है। जो कोई भी आरोप को विपक्ष पे आप डाल दे रहे हैं, सरकार हमने भी चलाया, सरकार आप भी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं निष्पक्ष होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए एक दूसरे पे कहीं ना कहीं मरते हुए, मुद्दों को लेकर मरते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे चाचा शिवपाल सिंह यादव की बात तो मुझे भी याद है, इतिहास की 2016 का वो समय था जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो रातों रात चाचा को हटा दिया गया था, अखिलेश यादव ने हटा था। तो इस बात को लेकर हटाया था कि कहीं ना कहीं चाचा मजबूत स्तंभ न हो जाए। उसमें कहीं ना कहीं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी हाथ है, चर्चा का विषय था कि वो चाहते थे कि बेटा ही पार्टी का मुखिया बन जाए, मेरे जीते जी, वरना मेरे मरने के बाद मेरे भाई हो सकता न रहने दे। ये हर परिवार का कलह होता है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने स्टैंड दिया, उनको जो समझ में है वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर को बाहर कर दिया था रातों रात। लेकिन मुलायम सिंह यादव के जो भाई शिवपाल सिंह यादव वो कहीं ना कहीं जमीनी नेता है और उसका फर्क भी चुनाव में पड़ा और 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। ये अखिलेश यादव को पहले पता था कि ये घटना होने वाली है, लेकिन आगे आने वाले समय में पार्टी मेरे पास आ जाएगी, कहीं ना कहीं हम मजबूत स्थिति में रहेंगे। निश्चित तौर पर हुआ वही, चाचा आज कहीं ना कहीं बाहर है, लेकिन जब बाहर रहते हुए सरकार में नहीं है तो उनको भी क्या अहमियत पता हुई कि चाचा जमीनी नेता है, लोग पुराने लोग उनसे जुड़े हैं, तो उनको वापस लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मजबूत हो जाएंगे और सरकार में आ जाएंगे। और अखिल जी, जिस प्रकार से बीजेपी से खबरें आई थी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयास किया गया कि शिवपाल को यदि वो तोड़ दें, क्योंकि जिस प्रकार से आप 2016 का जिक्र कर रहे हैं, 2016 में हम सब ने देखा था किस प्रकार से भरे मंच पे शिवपाल यादव ने माइक छीन लिया था अखिलेश यादव से। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं एक बार फिर से दोनों के बीच में वो कलह पैदा हो जाए तो सबका जो ध्यान है वो बट जाएगा बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही है, ये चल रहा है, ये विषय चल रहा है कि जो 27 का चुनाव है, 27 का चुनाव कैसे जीता जा सके, एक दूसरे के क्लेम कैसे परिवार में कैसे फूट पड़े, ये इस बार इतिहास देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये चाह रही है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसमें फूट पड़े। अगर फूट पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, निश्चित तौर पे नहीं पड़ेगा तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट लोकसभा चुनाव में आया है उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं उसमें पानी फिरा। वो इसलिए फिरा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो वर्चस्व की जो लड़ाई रही है वो कहीं ना कहीं बाहर आ गई, यानी सड़क पर आ गई। जब सड़क पर लड़ाई आती है तो गुटबाजी होती है, जब गुटबाजी होती है तो उसका नुकसान होता है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ा माहिर है कि पारिवारिक लड़ाई को कैसे समाप्त कराना है, कैसे चुनाव लड़ना है। अब अगर सही समय रहते हुए पारिवारिक जो ये लड़ाई है वो खत्म करती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जो तस्वीर कल आई, मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम बैठे रहे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चाहे सदन में आने के दौरान हो, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये पता लगा कि पावरफुल मुख्यमंत्री है, जिस तरह विधायकों ने उनके पैर दिए। और अखिल जी, जिस प्रकार से एक ब्राह्मण चेहरा को समाजवादी पार्टी ने आगे किया है नेता प्रतिपक्ष के लिए, यानी कि अब तक पीडीए की राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी दिख रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने ब्राह्मण कार्ड चला है, तो क्या ये सफल होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? क्या ब्राह्मणों का साथ मिलेगा समाजवादी पार्टी को? इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके तुरंत हमला किया समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव देखिए पिछड़े वर्ग के साथ नहीं है, 2012 से लेकर 17 के बीच में भी नहीं रहे और इस बार भी उन्होंने कहीं ना कहीं उससे तवज्जो नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चुनाव से लेकर 2027 के चुनाव तक पूरी रणनीति तय की गई है कि अब हम अगर ब्राह्मण की जो उम्मीद थी, ब्राह्मण का जो चेहरा था, उसे लेने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक नहीं बचा। लोकसभा का जो रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक था, जो
बसपा बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था उस भारतीय जनता पार्टी में गया था, वो इस बार ना जाके समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन में चला गया। अब उसे पुनः वापस मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान जारी किए, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जो ब्राह्मण नाराज है, जो गुलाबी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, हम उस चेहरे को जब आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिलेगा और 2027 का तो ये आगे की रणनीति को तय करते हुए अखिलेश यादव चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव का तेवर दोनों बदला हुआ है। इस बार वो युवाओं को लेकर साथ नहीं चल रहे हैं जो अपनी पार्टी के लोग थे कि जय 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 अखिलेश, ये जवान है कुर्बान, उस चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉप किया है और नई रणनीति पे चल रहे हैं। पुराने अनुभवी लोगों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे जो इंडिया गठबंधन किया उन्होंने तो उनके पुराना अनुभव उनको साझा हुआ, मिला, सपोर्ट मिला, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अखिल जी, चूंकि नेता प्रतिपक्ष में इन्होंने ब्राह्मण चेहरा को आगे रखा है, तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब उम्मीदवारों की सूची आएगी तो उसमें MY समीकरण के अलावा उसमें ब्राह्मण चेहरे भी ज्यादा देखने को मिलेंगे पिछली बार की तुलना में? लेकिन निश्चित तौर पे ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। इसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं खिसका पिछड़ा वर्ग वोट, ब्राह्मण वोट। अब ब्राह्मण का चेहरा जो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में आगे किया है, इसका कहीं ना कहीं लामबंद होंगे और उपचुनाव का भी इसका फायदा मिलेगा, 2027 में इसका फायदा मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है, सरकार रहते वो ऐसी योजनाओं को लागू करने में जिसे ब्राह्मण समाज का फायदा हो या उनके बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार में, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा चुनाव में। और ये कहीं ना कहीं कार्ड खेलती हुई भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जरूर करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ब्राह्मण चेहरे को लाते हुए उनका भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है या समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिल जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज आपको सुनवा रहे थे किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने हमला किया शिवपाल यादव के ऊपर। उन्होंने कहा कि चच्चा को गच्चा दे दिया गया, जिस पर शिवपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने भी तो दिल्ली को गच्चा दे दिया। तो ये पूरी राजनीति आज गरमाई हुई है और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने हमला किया था उस पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अब रुख करेंगे केरल का, जहां के वायनाड में तेज बारिश की वजह से देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। इसमें 4 गांव बह गए, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गई। अब तक 80 लोगों की मौतें बताई जा रही है। वहीं 116 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। घटना देर रात करीब 2 बजे की है। रेस्क्यू के लिए SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। इसमें मेडिकल टीम भी शामिल है। इसके अलावा एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं। हालांकि बारिश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर को कोझिकोड लौटना पड़ा। आपको बता दें कि 5 साल पहले इसी इलाके में लैंडस्लाइड से 17 लोगों की मौत हुई थी। Fire and rescue had about 10 teams available there. They have also moved in. We have about 200 and odd civil defense volunteers who are also working in that area. Over and above that, NDRF has moved in 1 team from Calicut. That team will be replenished by yet another team for Calicut. किस प्रकार से वायनाड में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है वो काफी भयावह है। चारों तरफ इस प्रकार से आप देख रहे हैं कई गांवें बह गई है, यानी कि आप सोचिए करीब 4 गांव इस पानी के बहाव में बह गए। इसके अलावा 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। 225 से ज्यादा जवानों को वायनाड भेज दिया गया है। आर्मी के ये जवान हैं। इसके अलावा SDRF और NDRF की जो टीमें हैं वो भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि करीब रात के 2 बजे में ये घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अनंत जी, रात के 2 बजे में यह घटना हुई और अब SDRF NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी भी 400 से ज्यादा लोग लापता हैं। बहुत बड़ा यह हादसा है। देखिए रोहित, ये बहुत ही दुखद खबर है। सोमवार को देर रात को 4 अलग अलग जगहों पर ये लैंड स्लाइड हुई है, जिसमें कुछ की मौत है और कई लोग लापता हैं, जिनको खोजने की लगातार तलाश जारी है। मैं आपको बता दूं कि NDRF और SDRF की टीम भी लगी हुई है, सेना लगी हुई है, एयरफोर्स लगे हुए हैं। लेकिन बारिश की वजह से जो हेलीकॉप्टर थे सेना के, उसको कोझिकोड लौटना पड़ा था। आपको बता दूं कि हादसा पहली बार हुआ नहीं। आज से 5 साल पहले अगर बात करो तो 5 साल पहले भी सेम इसी इलाके पर 17 मौतें हुई थी लैंडस्लाइड की वजह से। जो 4 गाँव हैं, मुड़क्कई, चूरमाला, अट्टामाला और नूल झूमा, इसमें लैंडस्लाइड हुई थी और उसमें भी 17 लोगों की मौत हुई थी। इस बार जो हादसा हुआ ये बेहद दुखद है, क्योंकि केरल में बहुत जगहों पर बहुत दिनों से बारिश हो रही है
और वायनाड में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है वो वाकई में डराने वाला है। आनंद जी, राहुल गांधी ने भी कहा है कि वो इस पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने केरल के मुख्यमंत्री से भी बात की है, इसके अलावा मैं केंद्रीय मंत्रियों से भी मदद के लिए गुहार लगा रहा हूं, आपको मदद करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब हाई लेवल मीटिंग इस पे की जाएगी और वहीं अब पूरे देश की नजर होगी कि जो 400 से ज्यादा लोग लापता हैं उनको भी सकुशल उसमें से उन्हें रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल राहुल, देखिए क्योंकि ये जो लैंडस्लाइड हुई है वो 4 अलग अलग जगहों पर हुई थी। मैंने आपको बताया 4 गाँव के नाम बताया, वो पूरी तरह से बह गए हैं। और क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से सांसद रह चुके हैं वायनाड से, तो जाहिर सी बात है कि उनका इस पर प्रतिक्रिया देना, ट्वीट करना लाजमी बात है। लेकिन हालात वाकई में अभी बेकाबू हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि 400 लोग लापता हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। काफी सारे लोगों के परिजन परेशान हैं, लोग बिलख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका पता नहीं चल पाया। इसलिए एनडीआरएफ के साथ सेना के जवानों को लगाया गया है, हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तो तमाम वो जो रेस्क्यू के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो लापता लोग हैं उनको वापस लाया जाएगा। ठीक है आनंद जी, तो आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे किस प्रकार से केरल के वायनाड से ये लैंडस्लाइड की खबर आई है। बीती रात करीब 2 बजे में ये पूरी घटना सामने आई और इस लैंडस्लाइड में करीब 4 गांव जो है वो बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी इस लैंडस्लाइड में बह गई और अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 116 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी लापता हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनको ढूंढा जा रहा है। तो रेस्क्यू के लिए देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को भी वायनाड में भेजा गया है। चूँकि ये जो हादसा है, ये जो घटना है, ये बहुत बड़ा है और इसमें रेस्क्यू के लिए चूँकि 400 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, तो हो सकता है कि ये जो घायल लोग हैं उनकी संख्या इसमें और ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए अब आर्मी को भी यहाँ पे उतार दिया गया है और करीब 225 से ज़्यादा जो जवान हैं वो वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मेडिकल की जो टीम भी है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एयरफोर्स की तरफ से भी ऑपरेशन के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:45 बजे 12810 मुंबई हावड़ा मेल पहले से ड्रिल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकरा गया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसवा और बड़ा बाम्बो के बीच हुआ है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से झारखंड में ये ट्रेन का ये बड़ा हादसा हुआ है। करीब 2 लोग इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा कई लोग हैं जो अभी भी घायल हैं। तो मालगाड़ी की बोगी से जो पैसेंजर ट्रेन है वो टकरा गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो हावड़ा मेल से ड्रिल हुई मालगाड़ी टकरा गई थी और जो ट्रेन का नंबर है वो 12810 है और ये करीब मंगलवार की सुबह आज 3:43 बजे पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो हावड़ा मेल पहले से ड्रिल हुई मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद घटना में करीब 18 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो पैसेंजर ट्रेन का जो इंजन है ड्रिल हुई है मालगाड़ी की बोगी से टकराया है। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा राजखरसवा और बड़ा बाम्बो के बीच हुआ है। तो रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से ऋषिका समैया जुड़ चुकी हैं। ऋषिका, पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस प्रकार से ट्रेन का हादसा हुआ था और इसके बाद एक बार फिर से झारखंड में ट्रेन का जो हादसा है वो देखने को मिला है। बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही है और इस हादसे में अब तक करीब 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
बिल्कुल रोहित, झारखंड में ये जो हादसा हुआ है, मुंबई हावड़ा जो ट्रेन थी उसकी जो बोगियां हैं वो पटरी से 18 जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि पिछले 7 दिनों में लगभग 6-7 जो ट्रेन हादसे हैं वो देखने मिले हैं। और ये जो हादसा हुआ इसके लिए जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट से इसकी जांच करने के लिए कहा है, इसके कारण पता लगाने के लिए कहा है और 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए भी रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं। ऋषिका, करीब 70% जो रेल हादसा होता है वो पटरी से ट्रेन के उतर जाने की वजह से होता है। तो इसमें देखिए प्रशासन को और रेल मंत्रालय को इस पे गंभीरता से सोचना होगा, कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन आती ही जा रही है, तो इसको रोकना होगा। बिल्कुल रोहित, जैसे कि ये ट्रेन हादसे लगभग देखने मिलते हैं और कई लोग ट्रेन हादसों का शिकार होते हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है और बहुत से लोग घायल भी हो जाते हैं। तो इसमें रेल प्रशासन है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको सख्ती से इस पे कदम उठाना चाहिए। रेलवे में जो है सेफ्टी जो है उसके प्रबंधन कड़े इंतज़ाम करने चाहिए और जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए। इस पर अगर देखें, इस हादसे के बाद जो विपक्ष है उसने भी सरकार पर हमला बोला है। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने इस हादसे पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो सरकार है वो हर चीज़ में अपना रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अगर एजुकेशन के मामले में देखें तो अभी पेपर लीक मामले में सरकार ने अपना रिकॉर्ड बनाया है और अब देखें तो ट्रेन हादसे के मामलों में भी सरकार अपना रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अगर अन्य पार्टियों की बात करें तो उन्होंने भी इस पर सरकार पर हमला किया है कि सरकार के पास इतना बजट होने के बाद भी रेलवे की सुरक्षा की सरकार बात करती है, लेकिन इस पर काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो इस पे सरकार को काम करना चाहिए और सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है ऋषिका, इस पे अब राजनीति होगी ही, लेकिन इसके अलावा देखना ये होगा कि किस प्रकार से इस हादसों को रोका जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं आती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के ऋषिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड के जमशेदपुर में जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 3:43 में 12810 मुंबई हावड़ा मेल जो गाड़ी है वो किस प्रकार से टकरा गई और घटना के इसमें करीब 18 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई और इस हादसे में करीब 2 लोगों की मौत हो गई। और अब खबर दिल्ली के बेसमेंट हादसे से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद कई राज्यों में कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिली है, जहां एमपी नगर के जोन 2 में बेसमेंट में चल रही कोचिंग्स को प्रशासन ने सील कर दिया है। एसडीएम की अगुवाई में बनी टीमों ने यहां छापामार कार्रवाई कर कौटिल्य, औरस, नीट, मेंटर और अन्य एकेडमी को सील कर दिया है। वहीं कई संस्थानों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में यह हादसा सामने आया था, ओल्ड राजेंद्र नगर वो जगह है जहां पे यूपीएससी के ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो वहाँ जाते हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और वहाँ पे जिस प्रकार से देखा गया कि बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी, जहाँ पे कि कुछ बच्चे थे जो अचानक से गेट टूटा था, उसमें से पानी का बहाव बढ़ा और कई छात्र जो हैं वो वहाँ पे फंस गए थे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से वंदना चौधरी जुड़ गई है। वंदना, दिल्ली में हुए हादसे के बाद अब देश भर में जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और जैसा कि हम दिखा रहे थे कि भोपाल में भी अब एक्शन लेने शुरू हो गए हैं। जी रोहित, जो दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार काफ़ी अलर्ट मोड में नज़र आ गई और मध्य प्रदेश में आज सुबह ही सरकार ने आदेश जारी किए थे कि प्रशासन और नगर निगम की टीम जितने भी एमपी नगर में कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर पहुँचे और देखें कि ऐसा कोई कोचिंग सेंटर तो नहीं है जहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चल रही है। और इसी का निरीक्षण करने आज प्रशासन भी पहुँचा था, साथ में नगर निगम की टीम और फायर ब्रिगेड की भी टीम, तीनों टीम आज हर एक कोचिंग सेंटर में पहुँची थी। और एमपी नगर में कई ऐसे कोचिंग मिले जहां बेसमेंट में बच्चे पढ़ाए गए हुए नहीं, मालूम बच्चे नहीं पढ़ा रहे थे वहां पर वहां पर ऐसी स्थिति थी कि वहां पर बेसमेंट में क्लासरूम्स बने हुए थे, टेबल्स लगी हुई थी, ई स्क्रीन्स लगी हुई थी। तो ऐसी जो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं उनको सील कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर्स का कहना है कि वो कहीं ना कहीं वहां पर स्टोरेज कर रहे थे, बट वहां पर साफ तौर से देखा जा सकता था कि कोई भी स्टोरेज के लिए तो हमेशा हम देखते हैं कि एम्प्टी जगह चाहिए होती है, बट स्टोरेज की जगह तो नहीं, बट वहां पर कहीं ना कहीं अवैध रूप से कोचिंग चल
रहे थे, तो जितने भी अवैध रूप से कोचिंग चल रहे थे उनको सबको सील कर दिया गया और उस पर प्रशासन और भी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इसमें एक नीट मेंटोर करके अकेडमी है, उसको भी सील कर दिया गया है। अनअकैडमी अक्सर हर एक इंसान जानता होगा इस अकेडमी को। अनअकैडमी काफ़ी पॉपुलर अकेडमी है, उसमें भी ऐसा हो रहा है जब इनकी फीस की बात आती है तो आसमान इनके रेट छूते हैं फीस में, बट जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो बेसमेंट में कोचिंग चल रही है। तो ऐसी जो भी कोचिंग चल रही थी उसको लेकर प्रशासन सख्त मोड में नजर आया और उनको बैन कर दिया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान और यूपी की भी सरकार इस कार्रवाई को लेकर सख्त नजर आ रही है। जी रोहित, बहुत शुक्रिया वंदना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से दिल्ली में बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थान में ये घटना सामने आई थी, उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी अब इसको लेके एक्शन नजर आ रहा है। बेसमेंट में जितनी भी कोचिंग संस्थाएं चल रही है उसको प्रशासन ने सील कर दिया है। एसडीएम की अगुवाई में बनी टीमों ने यहां छापामार कार्रवाई कर कौटिल्य, औरस, नीट, मेंटर और अन्य एकेडमी को भी बंद कर दिया है, वहां सील कर दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हेड। धन्यवाद।